आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्वागत है मेरे अभिलाषा हिंदी एकेडमी पर। अब से पहले मैं 11 कहानियाँ लगभग डाल चुकी हूँ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई हैं। ये मेरी अगली कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित रसप्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की 2 कहानियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई हैं, एक लाल पान की बेगम और दूसरी रसप्रिया। तो लाल पान की बेगम पर वीडियो पहले पढ़ चुकी है और सारी ही वीडियोस प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आप चाहें तो एक साथ सारे वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की दूसरी कहानी रसप्रिया को। उससे पहले थोड़ा सा पहले लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद हम कहानी का अध्ययन करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई मन में प्रश्न हो, कठिनाई हो पठन पाठन से संबंधित, तो आप या कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे टेलीग्राम और FB चैनल पर भी मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको पठन पाठन से संबंधित अतिरिक्त सामग्रियाँ मिलती रहती हैं और आप मुझसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का थोड़ा सा जीवन परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को और राही हिंगना नामक गांव में, जिला पूर्णिया, बिहार में। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन इन्होंने संघर्ष किया। राजनीति में भी सक्रिय हिस्सेदारी रही। 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका में रहे। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। 1952 से 53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्त रहे ये। इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य ज्ञान की ओर अधिकाधिक झुकाव रहा। 1954 में इनका बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन हुआ। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी इन्होंने लिखा। व्यक्तित्व और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रतिम थे। जीवन के सांध्य वेला में राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ा हुआ। जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री लौटा दिया इन्होंने। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं मैला आंचल, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट और बहुत सारे पीजीटी के एग्ज़ाम में ये लगा हुआ है। जैसे झारखंड पीजीटी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, EMRF में भी लगा हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका आंचलिक उपन्यास है और पहला आंचलिकता पर लिखा गया उपन्यास है ये, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये उपन्यास विधा की रचनाएं थीं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी में, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, ये सभी इनके कहानी संग्रह थे। ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण रचनाएं थी इनकी। नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। और रेणु रचनावली में समग्र इनकी सभी रचनाओं का संकलन मिलता है रेणु रचनावली में। और इनका निधन हुआ 11 अप्रैल 1977 को, जन्म 4 मार्च 1921 को और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को। तो चलिए अब इनकी हम कहानी देखते हैं। रसप्रिया। रसप्रिया। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोना छौड़ा को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा। अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है ना? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ, नहीं, तुमने कहाँ सुना बेटा? कहते कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुढ़े को, घेर कर मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा। बच्चे खुश हो गए थे।
एक दो 2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों, ठीक है ना बाबजी। बच्चे ठठाकर हंस पड़े, लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती थी। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे, बोलो बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बधा हुआ है ही, कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है। वह 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिश्र के छोटे लड़के ने साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो मृदंगिया। हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लजता है और थेथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटका कर गाँव गाँव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं। मृदंग क्या बजाएगा। अब तो धा तिंग भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाती से जैसी आवाज़ निकलती है वैसी ही आवाज़ सोए सोए। 15-20 साल तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह यज्ञ उपनयन मुंडन छेदन आदि शुभ कार्यों में विदपदिया मंडली की बुलाहट होती थी। पचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते, अरे पचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने मोहना बैल भागे। एक चरवाहा चिल्ला, रे मोहना पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है। बार बार खटमिठा पाट। पचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठा हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया विदापद नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी, मेले में खूब बिकी थी। रसप्रिया पोथी कि विदापद नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झर जामुन की छाया में पचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते। कुछ दिनों बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा चांचर लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा चिलचिलाती धूप में बिरहा चांचर और लगनी। हा रे हल जोते हलबाहा भैया रे, खुरपी ले चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा हे रुसली। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है। कातर स्वर में उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिंग हकारी भरी टिंग मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चढ़ते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार बेकार देखने की चेष्टा करता है।
सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है, उसे भूख लगी है। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़के की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विदापद नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं, सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुआ लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर, जदा जदा ही। मैथिली ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों का बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूलगैन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा सजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए, ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना? छोटी चंपा जैसी सूरत है। पचकौड़ी गुनी आदमी। दूसरी दूसरी मंडली में मुलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती। पचकौड़ी मुलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए वह गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भावरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी उसे कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पाँव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में भी शहद लपेटकर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है, अरे जाचक कहो या रसदुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझा कर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी मार लगी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहन न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहन की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है, धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है, पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है, एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सव के बासी टटका भोज्यानों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चानमार, पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी, तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई है। दवा आगे कहने की जरूरत नहीं, मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्तल में मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। किंतु मोहना की आंखों से रह रह कर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा बीमार भगवान। आओ खा लो बेटा। रसप्रिया, नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न नहीं, मुझे भूख नहीं है। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों कुमार बालकों की सेवा की है, अपने बच्चों को भी शायद वो इतना प्यार नहीं दे सकता। और आप अपना बच्चा हूँ, अपना पराया। अब तो सब अपने सब पराए। मोहन, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ए साला, मारेंगे वह तमाचा की एक गाली क्यों देते हो? मोना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिंकारी भरी, टी ही टिंग टिंग।
मोहना मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने तुमसे कहा कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है ये, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टिंग हिंग टिंग टिंग। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दौड़ वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो? रसप्रिया बजाते समय। कौन है यह लड़का? कौन है यह? मोहना रमपतिया भी कहती थी, डायन ने बाण मार दिया। मोहना ने जाते जाते चिल्ला कर कहा, करैला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता कि मृदंगिया करैला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिसिर के लड़के ने ठीक कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक लड़के की बातें उसे याद हैं। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरुगिरी करता है चुट्टा। रमपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूटकर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरु की बेटी रमपतिया, जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया बरामे में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पर्दों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा। मृदंगिया मुलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पचकौड़ी से रमपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी ने से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया। गुरुजी की मंडली छोड़कर रातों रात भाग गया। उसने गांव जा आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा, लेकिन वह मुलगैन नहीं हो सका, कभी मृदंगिया ही रहा। सब दिन जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसपिरिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी मृदंग पर। जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। दाहिने पूरे पर लावा फारी फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते। धूप पानी से परे पचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिली में पनपा ही था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम दिया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटका कर भीख मांग रहा। धा दिंग धा दिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रमपतिया दौड़ी आई। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो, मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है।
मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टिंग टिंग हूँ साला। उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धीरी नाग धीरी नाग धीरी नाग धीनता। पूरी जमानिका वह नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गया। सामने झरबेरी के जंगल में उस पार किसी ने सुरीले आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन नव नव तरु गण नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थरकने लगीं। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहाँ जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है, हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक। झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा, मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! नदी बह नयनक नीर, अहो पलली बहे ताहिरी तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थीं। उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थीं। 40 वर्ष का अधपगला युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता। फोए फोए सोए सोए धीर नग धिनता, दुहरस मय तनु गुने नहीं और, लाहक धूक न भागय जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहन हांफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां उफ। मृदंगिया धम्म से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल, किससे सीखे, कहाँ सीखे तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुछ समय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओ मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाप लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो किसके वहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया, उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने मगहर आई है। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं? मृदंगिया कुछ देर तक चुप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ, एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अजोधा दास? अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बाल ना आँख में लोर, मंडली में गठरी ढोता था। बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबा सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली में से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली। उसने मोहना को पहचान लिया। लोट? क्या है लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए का वाला है? 5 टकिया। 10 टकिया जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया हैं। हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा,
फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना, रुपए मुझे क्यों देते हो, जल्दी रख ले कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों नजर दौड़ाई, उसके होठों की काली खौर गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो, खबरदार। वो उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए लिए, अच्छी तरह गांठ में बांध ले, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख के पैसे नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महा भिखारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। रे मोहना, रे बैल कहाँ है रे, तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया रे मोहना, रे। एक गांव ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया, गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। जब अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। अरे चलू मन ससुरवा, ससुरार जइबे हो रामा की आहो रामा, नहीरा में अगिया लगाई ब्रेकी। खेतों की पगडंडियां झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हूँ मृदंगिया, झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है। कौन बजा रहा था मृदंग रे। घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पचकौड़ी मृदंगिया, ए वह आया है वह। उसकी माँ ने बोझा जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया, कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता, आजकल उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आहलाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं, खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझा। मोहना ने बोझा उठाते समय कहा, जो भी हो गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, जब खुश होती है तो गाय की तरह हुकारती जाएगी और छाती से लगा लेगी, तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धा दिंग धा दिंग। मोहन की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चली जा रही थी, ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ। कुछ नहीं। धा तिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धा तिंग कहता था तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। झूठा बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछकर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। तो ये रसप्रिया कहानी खत्म होती है फणीश्वर नाथ रेणु की। यदि कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। मुझे टेलीग्राम चैनल पर और FB पर जरूर फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।